हेलो दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आज आपसे कहा था एक पीवाईक्यू सेशन में कि आज मैं आपके लिए क्या करूँगा, एक क्लास रिकॉर्ड करूँगा जो कि आपके जितने भी प्रमुख शिलालेख हैं उन पर एक टॉपिक रहेगा। यदि धोखे से 5-6 कोई शिलालेख छूट जाएँ तो आपको पीवाईक्यू में मिल ही जाएँगे। यहाँ पे लगभग मैंने जो इतिहास में आपके सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख हैं जो बार-बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं यूजीसी नेट एंड अन्य एग्ज़ाम में, ऐसे मैंने 40 से 45 शिलालेख यहाँ पे लिए हैं। या लगभग यहाँ पे 40 से 45 शिलालेख मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है ना? ध्यान देना, इन शिलालेख में सारे शिलालेख आपके कवर हो जाएँगे। यदि बाय चांस कोई शिलालेख रह जाता है तो परेशान नहीं होना है, आपको आगे मिल जाएगा। हालाँकि इसके बाहर कोई पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ये जो आपके शिलालेख लिए गए हैं आपके यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट एंड अन्य एग्ज़ाम जहाँ पे टीचिंग एग्ज़ाम जो हिस्ट्री जहाँ पे आती हो, जहाँ-जहाँ भी प्रश्न आए हैं इन शिलालेखों से है, इसके बाहर कभी प्रश्न नहीं गए हैं। तो वही सारे शिलालेख मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब देखो शिलालेख से प्रश्न कैसे आते हैं? शिलालेख से प्रश्न कैसे आते हैं? नंबर 1 तो क्या, शिलालेख से प्रश्न 3 प्रकार के आते हैं। नंबर 1 क्या, आप सुन लो कि आपको यदि प्रश्नों की पूछने की शैली पता होगी, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा टॉपिक को। यदि प्रश्न पूछने की शैली पता नहीं तो आपको टॉपिक पढ़ने में बोरियत होगी, ठीक है ना? तो आपको बता दूँ पहले क्या पूछते हैं वो? उससे 3 प्रकार के प्रश्न नंबर 1 क्या, आपको शिलालेख का नाम दे देगा और पूछेगा ये शिलालेख किस व्यक्ति से संबंधित है? दूसरा पूछेगा किस क्षेत्र से संबंधित है? और तीसरा यदि पूछ सकता है विशेष कोई जानकारी दी गई हो, तो विशेष जानकारी पूछ सकता है। बात समझ में आई? आपको शिलालेख का नाम दे देगा और पूछेगा किस व्यक्ति से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित और क्या उसकी विशेषता है। या ऐसा पूछ सकता है कि कुछ लिख देगा, एक विशेषता लिख देगा और पूछेगा कि यह विशेषता निम्नलिखित में से किस शिलालेख की है। ठीक है ना? एक प्रश्न इस प्रकार का आता है, ऐसे में 3 टॉपिक बन जाते हैं। दूसरा आपका अधिकांश जो प्रश्न आते हैं यूजीसी नेट में, यहाँ पे आते हैं प्रश्न किस प्रकार के, यूजीसी नेट में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो सुमेलित करने के लिए पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख किस क्षेत्र से है या किस राजवंश से संबंधित है, किस राजवंश से संबंधित है, ठीक है ना? यहाँ पे व्यक्ति का नाम भी नहीं, उसे राजवंश का नाम आता है, ठीक है ना? कई बार शासक का नाम पूछ लेगा कौन से शासक से संबंधित है, ठीक है ना? या कोई विशेषता की कि किस शिलालेख में क्या मतलब यूजीसी नेट में जो प्रश्न आते हैं सुमेलित करने वाले आते हैं। यूपीएससी जो प्रश्न आते हैं, यूपीएससी में प्रश्न आते हैं आपके सिंगल टॉपिक प्रश्न आते हैं। एक शिलालेख का नाम दे दिया जाएगा, उसके बारे में 3 से 4 कथन दे दिए जाएंगे, आपको बताना कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। इस प्रकार की यूपीएससी में आते हैं। पीएससी में आते हैं सीधा प्रश्न कि शासक का संबंध पूछ लेता है। पीएससी में क्या, शासक का संबंध पूछ लेता है, ठीक है ना? इस प्रकार पीएससी में क्या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेन ले लेगा जो अच्छा दिखे आपके लिए, ब्लू पेन। थोड़े से ब्लू पेन क्यों लेते हैं? स्टूडेंट लाइफ में वही अच्छा लगता है। जब कॉपी पे चेक करो तो मजा आता है वो चीज़ का, रेड का, ठीक है? तो यहाँ पे प्रमुख शिलालेख सारे लिए गए हैं। अब याद रखना है यहाँ पे आपको पूछा। हाँ, अब आप यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपके अशोक के सारे शिलालेख यहाँ पे नहीं लिए हैं। अशोक के शिलालेख इसलिए नहीं लिए कि अशोक के शिलालेख एक अलग से क्लास मिल जाएगी। उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें आपको पढ़ा दिए जाएँगे। अशोक के शिलालेख कौन-सा लेके, कौन-सा स्तंभ लेके, कहाँ पे क्या है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? इसलिए अशोक को छोड़कर यहाँ पे सारे शिलालेख मैंने आपको लिए हैं। सिर्फ़ अशोक का आपको कुछ नाम दे दिया, रेफ़रेंस दे दिया, ठीक है ना? तो आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले अशोक की बात करते हैं। अशोक की बात करते हैं। प्रमुख शिलालेख 14 शिलालेख हैं। कुछ इसके लघु स्तंभ लेख हैं, 7 लघु, कुछ लघु लेख शिलालेख हैं। लगभग 7 स्तंभ लेख इसके मिलते हैं। विभिन्न स्थान मास्की, नेट्टूर, उदगोलम, गुजरा, लखमान, लंगना, सुरगुना, दिल्ली, टोपरा, फ्लोरिया, नंदनगढ़, फिर आगरा, सासाराम इत्यादि जगह से अशोक के मिलते हैं, ठीक है ना? ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, अरमाई की लिपि में मिले हैं। अशोक के धर्म, नीति, प्रशासन, बौद्ध धर्म के प्रचार से संबंधित जानकारी देते हैं, ठीक है ना? चलो अशोक को हम लोग छोड़ते हैं, अब आते हैं नए टॉपिक से, जो आपकी विभिन्न शिलालेख में उदाहरण है। नंबर 1 सोहगोरा ताम्रपत्र, यह भी अशोक से संबंधित है, मौर्यकालीन है। सोहगोरा ताम्रपत्र मौर्यकालीन है। इसमें से जो महत्वपूर्ण है कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश में एक तो है, एक तो उत्तर प्रदेश में है, दूसरा क्या है, मौर्यकालीन प्रशासन और अनाज भंडार की जानकारी देता है। मौर्यकालीन प्रशासन और अनाज भंडार की जानकारी देता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना? दूसरा, यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति बार-बार क्वेश्चन आते हैं, इसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? 4th सेंचुरी का आपका है
कहाँ पे? प्रयागराज इलाहाबाद में अर्थात उत्तर प्रदेश में आपका है। इसका लेखक कौन है? हरिसेन है। इसका लेखक कौन है? हरिसेन है। लेखक कौन है इसका? हरिसेन है। इसमें आपको क्या मिलती है जानकारी? इसमें आपको जानकारी जो मिलती है, समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी मिलती है और उपलब्धियों का उल्लेख होता है। तो आपसे पूछता है प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन है। कौन सा व्यक्ति संबंधित है? समुद्रगुप्त संबंधित है। समुद्रगुप्त की विजयों का और उपलब्धियों का उल्लेख इससे मिलता है। कब का है? 4th सेंचुरी का है। 4th सेंचुरी का है। कब का है? 4th सेंचुरी का आपका शिलालेख है। 4th सेंचुरी का आपका शिलालेख है। ठीक है, चलो। जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख कहाँ पे हुई है? जूनागढ़ शिलालेख गुप्त काल में संशोधित हुआ है। 150 सेंचुरी का है। गुप्त काल में संशोधित हुआ है। जूनागढ़ गुजरात में है, जो कि शक शासक रुद्रदामन का है और बाद में इस पर स्कंद गुप्त की उपलब्धियां मिलती हैं। किसका है भैया? शक शासक रुद्रदामन का है। रुद्रदामन का। तो आपको पता होगा विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला शिलालेख है। जूनागढ़ का अभिलेख विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया प्रथम इंस्क्रिप्शन है, प्रथम शिलालेख है, जो कि शक शासक रुद्रदामन का है। शक शासक रुद्रदामन का है। बाद में स्कंदगुप्त की उपलब्धियां भी इसमें देखने को मिलती हैं। महरौली। महरौली स्तंभ। महरौली का लोह स्तंभ आपने सुना होगा, ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश में है। पहले मध्य प्रदेश में था और इसको उठाकर अब दिल्ली में रख दिया गया है। महरौली का लोह स्तंभ पहले मध्य प्रदेश में स्थित था, इसको ले जाकर दिल्ली रख दिया गया। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, जिस पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख है। पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख है। भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पे? 5th सेंचुरी का है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पे हुई है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण क्यों? इसका महत्वपूर्ण इसलिए यहाँ पे स्कंद गुप्त की हड़ों पर विजय का आक्रमण दिया गया। आपको पता है स्कंद गुप्त के टाइम पे पहली बार आक्रमण होता है हड़ों का आक्रमण। हड़ों का प्रथम आक्रमण स्कंद गुप्त के टाइम पे होता है और स्कंद गुप्त की विजय, स्कंद गुप्त ने हड़ों पर विजय प्राप्त की थी, इसका वर्णन भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलता है। हाथी गुम्फा शिलालेख की बात करें, हाथी गुम्फा शिलालेख की बात करें, हाथी गुम्फा शिलालेख की, तो हाथी गुम्फा शिलालेख कहाँ पे? आपका उदयगिरी उड़ीसा की गुफाओं में मिलता है। उदयगिरी गुफाएं जो आपकी उड़ीसा है वहाँ मिलता है। खारवेल वंश से खारवेल जो संस्थापक थे, खारवेल वंश था। खारवेल जो चेदी वंश के नाम से जानते हैं उड़ीसा में, इसको हम लोग खारवेल चेदी से संबंधित है। इसमें राजा खारवेल की विजयों और जैन धर्म के प्रति समर्पण का भाव दिखाई देता है, समर्पण का उल्लेख मिलता है। आपको बता दूं कि खारवेल शासक के बारे में जानकारी देने वाले इकलौते स्तंभ माने जाते हैं, इकलौते शिलालेख माने जाते हैं जिससे इस वंश की जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा शिलालेख से तो बहुत महत्वपूर्ण है, खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा किससे संबंधित है? खारवेल से। हाथी गुम्फा किससे? खारवेल से। याद करते हैं ना, हाथी गुम्फा खारवेल से। नासिक गुहा शिलालेख। नासिक गुफा शिलालेख। नासिक गुफा शिलालेख नासिक महाराष्ट्र से है। सातवाहन शासकों की उपलब्धियां यहाँ पे मिलती हैं। सातवाहन शासकों की उपलब्धियां मिलती हैं। आपको बता दूं यहाँ पे आपको 2 से 3 शिलालेख मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा यहाँ पे नागनी का घाट अभिलेख, नासिक में नागनी का घाट अभिलेख, ठीक है ना। एक आपको मिलेगा यज्ञ पुत्र जो यज्ञश्री सातकर्णी है, यज्ञश्री बलश्री है, इनके अलग 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 अभिलेख मिलेंगे। तो आपको अलग अलग अभिलेख तो आपको मिलेंगे, इसमें पढ़ाऊंगा अभी मैं। बट आपको याद है नासिक सीधा पूछ, नासिक अभिलेख किनका है? सातवाहनों से संबंधित है। किससे? सातवाहनों से, ठीक है ना, सातवाहनों से। अमरावती लेख, अमरावती शिलालेख अमरावती आंध्र प्रदेश में है, जो कि बौद्ध धर्म और सातवाहन शासकों से संबंधित है, जो कि अमरावती स्तूप के आसपास देखने को मिलते हैं। अमरावती स्तूप के आसपास देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आया था आपका महाचैत। तो जब महाचैत की बात आती है तो आप लोग के अंदर महाचैत को लेकर ऐसा डाउट मत करना कि सांची के स्तूप को महाचैत बोलते हैं। सांची के स्तूप को महास्तूप बोलते हैं। महाचैत अमरावती के स्तूपों को बोलते हैं। महाचैत किसको? अमरावती के स्तूप को महाचैत की संज्ञा दी गई है। एमपीपीएससी का विवादित क्वेश्चन रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं पल्लव और चोलकाल को संबंध यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे वह आपके शिलालेख, तो वेल्लूर पलायम ताम्रपत्र, वेल्लूर पलायम ताम्रपत्र पूछा गया है, 4th सेंचुरी का है। पल्लव शासकों का यहाँ से इतिहास मिलता है। वेल्लूर पलायम ताम्रपत्र, वेल्लूर पलायम ताम्रपत्र कब का है? 4th सेंचुरी का है। 4th सेंचुरी का है आपका। कहाँ गया भाई? ठीक है ना, वेल्लूर पलायम ताम्रपत्र आपका 4th सेंचुरी का है। तमिलनाडु से मिलता है। पल्लव शासकों का इतिहास मिलता है। तंजावुर शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर है आपका तंजावुर में, वहां से मिलता है। क्या यहाँ पे राजराज चोल प्रथम,
राजराज चोल प्रथम, जिसने तंजावुर मंदिर बनवाया था, उसकी जानकारी मिलती है, उसके प्रशासन का उल्लेख मिलता है। तंजावुर किससे संबंधित है? चोल शासक राजराज प्रथम से संबंधित है। उत्तर मेरूर अभिलेख बार-बार पूछा गया है। उत्तर मेरूर अभिलेख बार-बार आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कांचीपुरम से है, कहाँ से है? कांचीपुरम तमिलनाडु से है। चोलकालीन स्थानीय सुशासन और ग्राम सभा की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। चोलकालीन स्थानीय सुशासन और ग्राम सभा की व्यवस्था की जानकारी यहाँ से मिलती है। आपको पता है, चोल काल का स्थानीय प्रशासन भारतीय इतिहास में बहुत प्रमुख रहा है। चोल काल का स्थानीय प्रशासन बहुत फेमस रहा है। बहुत यहाँ पे इन लोग को स्वतंत्रता दी गई थी शासन के लिए। ठीक है ना? तो यदि वर्तमान स्थानीय प्रशासन को हमें सीख देना है प्राचीन इतिहास से, तो चोलकालीन प्रशासन से दे सकते हैं। ठीक है ना? ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख आपका बहुत महत्वपूर्ण है, कर्नाटक में है। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में मिलता है। ठीक है ना? किसका लेखक कौन है? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। एक आपकी प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन का लेखक पूछा जाता है, सुन लेना। एक आपकी प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन का लेखक पूछा जाता है। ठीक है ना? और यहाँ पे आपको याद रखना क्या? यहाँ पे आपको याद रखना, हरिसिंह के साथ-साथ यहाँ पे आपको ये पूछा जाता है, ऐहोल अभिलेख का राइटर आपसे पूछा जाता है। ऐहोल अभिलेख का राइटर आपसे पूछा जाता है। ऐहोल अभिलेख का राइटर आपसे पूछा जाता है। याद रखना, प्राग प्रशस्ति का राइटर कौन था? प्राग प्रशस्ति का राइटर आपको कौन था? हरिचंद्र महोदय थे। कौन थे आपके? यार क्या हाँ, प्राग प्रशस्ति के राइटर कौन थे आपके? हरिचंद्र महोदय थे। यहाँ पे याद रखना, ऐहोल अभिलेख के राइटर कौन है आपके? रवि कीर्ति। ये दोनों पूछे जाते हैं आपसे। रवि कीर्ति महोदय हैं, ठीक है ना? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। यहाँ पे क्या? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रयाग प्रशस्ति से किसका? गुप्त शासक समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। पटदक्कल शिलालेख, पटदक्कल शिलालेख, पटदक्कल कर्नाटक से मिलता है। चालुक्य शासकों और मंदिर निर्माण से संबंधित जानकारी से मिलती है, किसने कौन से मंदिर निर्माण करा। एलोरा शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। एलोरा की गुफाएं आपने पढ़ी होंगी। तो एलोरा एलोरा की शिलालेख किससे संबंधित हो जाएंगे आपके? राष्ट्रकूट शासकों की उपलब्धियों से। राष्ट्रकूट शासकों की उपलब्धियों से संबंधित हो जाएंगे आपके एलोरा शिलालेख। देवगिरी जो कि दौलताबाद से संबंधित है, यादव वंश के शासकों से संबंधित है, याद रख लेना। देवगिरी दौलताबाद महाराष्ट्र में है, जो कि यादव शासकों के से संबंधित है। क्या? जो कि यादव वंश के शासकों से संबंधित है। देवगिरी शिलालेख। हम्पी, हम्पी कर्नाटक में आपको मिलेगा। विजयनगर साम्राज्य के शासकों और प्रशासन की जानकारी यहाँ पे मिलती है। विजयनगर साम्राज्य के शासकों और प्रशासन की जानकारी मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर मध्य प्रदेश में तोमर वंश की जानकारी मिलती है। ग्वालियर किले का इतिहास मिलता है। आपको बता दूं, ग्वालियर में 2-3 शिलालेख मिलते हैं। ग्वालियर में 2-3 शिलालेख मिलते हैं। एक शिलालेख वो है जो आपको ग्वालियर के दरवाजे में मिलता है। सूर्यपान किसका है आपको बताना है। आपको बताना है, उसमें जीरो का उल्लेख मिलता है, शून्य का उल्लेख मिलता है। में जीरो का उल्लेख मिलता है। जिस व्यक्ति का है उसका नाम सात से है, बताओ किसका है वो। ठीक है ना? धनदेव शिलालेख, धनदेव शिलालेख आपके जो है, धनदेव शिलालेख आपका कहाँ पे है? अयोध्या उत्तर प्रदेश से मिलता है। धनदेव का शिलालेख अयोध्या यूपी से मिलता है। संस्कृत में प्राचीन शिलालेख और धनदेव की उपलब्धियों को वर्णन है। ठीक है ना? चेबरूर शिलालेख, चेबरूर, चेबरूर शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। संस्कृत का है, सातवाहन शासकों से संबंधित है। देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि सातवाहन की जो राजकीय भाषा थी प्राकृत थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत थी, जिनका संस्कृत में शिलालेख मिलता है दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में। बेरिनिक शिलालेख, बेरिनिक शिलालेख मिस्र, मिस्र से मिलता है, जो कि भारत और रोमन व्यापार से संबंधित है। भारत और रोमन संस्कृति के आदान प्रदान का प्रमाण मिलता है। किससे? बेरिनिक शिलालेख, बेरनीके शिलालेख। ठीक है ना? अच्छा, एक और शिलालेख आपको यहाँ पे आपको माइंड में आएगा, जो कि मध्य एशिया के रास्ते में मिलता है। मध्य एशिया से जब भारत आते हैं उस रास्ते में मिलता है, और वहाँ पे 4 वैदिक देवी देवताओं के नाम मिलते हैं। इंद्र, वरुण, नासत जैसे 4 देवी देवताओं के नाम उल्लेख में मिलते हैं। बताओ उस शिलालेख का नाम क्या है? मैंने बोला मध्य एशिया से जब इंडिया आते हैं आर्य लोग, तो एक शिलालेख मिलता है जिससे जानकारी मिलती है। ठीक है ना? वहाँ पे कुछ वैदिक देवी देवताओं के नाम मिलते हैं। उस शिलालेख का नाम क्या आपको बताना है। चलो, रवातक शिलालेख, रवातक शिलालेख आपका अफगानिस्तान में, जो कुषाण काल से संबंधित है। रवातक शिलालेख आपका अफगानिस्तान में है, जो कुषाण काल से संबंधित है। कनिष्क प्रथम की उपलब्धियां मिलती हैं, और बौद्ध धर्म के प्रचार की जानकारी यहाँ से मिलती है कि बौद्ध धर्म का प्रचार यहाँ पे किया था। तो रवातक शिलालेख 2nd सेंचुरी का है, याद रख लेना। रवातक शिलालेख
मदुरई मंदिर शिलालेख, मदुरई मीनाक्षी मंदिर शिलालेख, मदुरई तमिलनाडु का है। पांड्य शासकों मंदिर प्रशासन संबंधित है, पांड्य शासकों और मंदिर प्रशासन संबंधित है। खजुराहो शिलालेख चंदेल वन से संबंधित है। तो कई तो आपको ऐसे सिंपल सा तो बन जाते हैं, लेकिन ये रवातक जैसे आगे तो थोड़ा कठिन हो जाता है, इसको आपको याद कर लेना, ठीक है ना। पेरिने का आ गया तो आपके एग्जाम में पहली बार आपको दिखेगा, याद कर लेना। पिपरवाहा शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है, पिपरवाहा शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। पिपरवाहा उत्तर प्रदेश में है, भारत नेपाल सीमा पर, कहाँ पे, तराई क्षेत्र में है, भारत नेपाल सीमा पर है, ठीक है ना। बुद्ध की अवशेष से संबंधित छोटा शिलालेख है, लघु शिलालेख है, जो कि एक स्तूप पर मिलता है। यह शाक वंश और बौद्ध धर्म के इतिहास को दर्शाता है। पिपरवाहा, पिपरवाहा और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ रखना, पिपरवाहा उत्तर प्रदेश में, भारत नेपाल सीमा पर, बुद्ध के अवशेष से संबंधित है, ठीक है ना। भ्राब्रू शिलालेख, भ्राब्रू शिलालेख जयपुर राजस्थान से भाब्रू शिलालेख, ठीक है ना, गुजरात मत पहुंच जाना, ठीक है ना। सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है, जिसमें बौद्ध ग्रंथों त्रिपिटक के प्रति उनकी श्रद्धा का उल्लेख किया गया भ्राब्रू शिलालेख से। कल ही मैंने बताया था, कल ही पीवाईक्यू में आया था, आपको याद होगा थी, तो हम लोग यूजीसी नेट के लिए पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, वहां पे क्वेश्चन आया था भ्राब्रू शिलालेख, ठीक है ना। ठीक, और साथ में जब मैंने अशोक को पढ़ाया था, आपको अशोक के प्रमुख शिलालेख पढ़ाए थे, तो वहाँ पे भी जानकारी मैंने आपको दी थी। देखो 3 शिलालेख बताए थे आपके, तो वहाँ बताया था भ्रातृ शिलालेख बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देता है, त्रिपिटक के संबंध में उनकी श्रद्धा का उल्लेख करता है। कुषाण और सातवाहन, कुषाण और सातवाहन काल की बात करें, कुषाण और सातवाहन काल की बात करें तो मथुरा शिलालेख, मथुरा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क और उनके पूर्ववर्तियों के दान, बौद्ध जैन मठों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। मथुरा कला और धर्म का केंद्र था, ठीक है ना, ब्राह्मी में लिखा हुआ है। कन्ननहल्ली, कन्ननहल्ली बहुत महत्वपूर्ण है आपका, संतति कर्नाटक से मिलता है। कन्ननहल्ली शिलालेख संतति कर्नाटक से मिलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी संबंधित है, देख लो, गौतमीपुत्र सातकर्णी संबंधित है, गौतमीपुत्र सातकर्णी संबंधित है। बौद्ध धर्म और दक्षिण भारत के इतिहास को समझना महत्वपूर्ण है। और साथ में बता दूं, कन्ननहल्ली से ही केपी शर्मा, केपी पुनाचा ने, केपी पुनाचा महोदय ने, केपी पुनाचा महोदय ने एक मूर्ति, एक अखंडित खंडित मूर्ति प्राप्त की है और कहा है कि अशोक की मूर्ति है। यह अशोक की मूर्ति से राजा क्या, रण्यो अशोक लिखा हुआ है। चलो, तिरुकुलम शिलालेख आपका तमिलनाडु से, पल्लव शासक से विष्णु, पल्लव शासक से विष्णु की उपलब्धियों का उल्लेख करता है। तमिल और संस्कृत में लिखा गया है, तमिल और संस्कृत में लिखा गया है। कुद्दुयान मलाई शिलालेख, कुद्दुयान मलाई शिलालेख आपका पुट्टुकोट्टू कोट्टई तमिलनाडु से, पल्लवकालीन संगीत और कला से संबंधित, देख लो यहाँ पे आपको याद रखना, सेम विष्णु की उपलब्धियों से, यहाँ पे क्या, संगीत और कला से संबंधित कौन सा शिलालेख पूछेगा, कि ऐसा शिलालेख जिसमें संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है, ऐसा शिलालेख जिसमें संगीत के स्वरों अर्थात रागों का उल्लेख किया गया है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास को दर्शाता है, कौन सा शिलालेख है, तो आपको याद रखना कुद्दू मियानाय मलाई, कुद्दू मियान मलाई शिलालेख। इसको पुडुकोट्टई तमिलनाडु से मिलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या, पुडुकोट्टई शिलालेख के नाम से भी जानते हैं, ध्यान देना। मैं बार बार बताऊँ, ये आपके लिए 5 स्टार है, क्योंकि एक ऐसा शिलालेख है जहाँ से संगीत के 7 स्वरों की जानकारी मिलती है, जहाँ से संगीत के 7 स्वरों की जानकारी मिलती है, ठीक है, याद रख लेना, कुद्दू मियानाई शिलालेख याद रख लेना। करमदाई ताम्रपत्र, करमदाई ताम्रपत्र कोयम्बटूर तमिलनाडु से मिलता है। कुल शासकों की भूमि अनुदान और प्रशासन का उल्लेख मिलता है। बादामी आपको कर्नाटक में है, कर्नाटक का शिलालेख। चालुक्य शासक मंगलेश और उनके मंदिर निर्माण कार्यों का वर्णन मिलता है। वैष्णव और शैव धर्म के प्रचार को दर्शाता है। कन्नड़ और संस्कृत का क्या है, समन्वय इसमें। सांची, भाई सांची का शिलालेख मध्य प्रदेश से है। बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय दाताओं के योगदान को दर्शाता है। कुछ गुप्तकालीन जानकारी से मिलती है। मंदसौर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख मंदसौर, मंदसौर अभिलेख गुप्तकालीन शासक यशोवर्मन की विजयों का उल्लेख करता है। यशोधर्मन की विजय का उल्लेख करता है, मालवा के इतिहास को दर्शाता है। साथ से मंदिर शिलालेख को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशम बुनकरों के शिलालेख के नाम से जानते हैं, रेशम बुनकरों के शिलालेख के नाम से जानते हैं। इसी शिलालेख को हम लोग इस नाम से जानते हैं, प्राचीन भारत पहली बार या भारतीय इतिहास में किसी भी इतिहास में पहली बार एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया शिलालेख, तो मंदसौर शिलालेख के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ठीक, नालंदा शिलालेख नालंदा बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण और पाल शासकों के दान से संबंधित है। बौद्ध शिक्षा के अंदर दर्शाता है, देवनागरी लिपि में लिखा गया। नालंदा शिलालेख आपका देवनागरी में मिलता है, देवनागरी के हिसाब से पहला शिलालेख आपको हो जाता है नालंदा शिलालेख। केसरी, अब केसरी नाम पढ़ के आपको महाराष्ट्र नहीं पहुंच जाना बेटा, याद रखना, केसरी नाम पढ़ के आपको महाराष्ट्र नहीं पहुंच जाना है। केसरी शिलालेख उड़ीसा से है। केसरी कहाँ से आपका, उड़ीसा से, जो कि भौमकर वंश के शासकों के संबंधित है, भौमकर वंश के शासकों से संबंधित है। पूर्वी भारत में शैव धर्म और वैष्णव धर्म के प्रसार को दर्शाता है। पूर्वी भारत में क्या, शैव धर्म
और वैष्णव धर्म के प्रचार को दर्शाता है। प्रारंभिक ब्राह्मी, प्रारंभिक देवनागरी लिखती में, तो केसरी आपको क्या रखना, केसरी महाराष्ट्र मत पहुंच जाना बेटा, केसरी महाराष्ट्र के जस्ट अपोजिट ओडिशा। उड़ीसा से आपको मिलता है क्या, होमकर वंश। भौमकर वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। विजय स्तंभ लेख बहुत महत्वपूर्ण है, चित्तौड़गढ़ का है, चित्तौड़गढ़ का है। यहाँ पे मेवाड़ के राजा कुंभा की विजयों का उल्लेख मिलता है, मेवाड़ के राणा कुंभा की विजयों का उल्लेख मिलता है, विशेष रूप से मालवा के सुल्तानों पर उनकी विजय। आपको बता दूं, जो विजय स्तंभ लेख, यहाँ पे विजय स्तंभ लेख और एक और अभिलेख, ये दोनों अभिलेख एक दूसरे विपरीत हैं। यहाँ पे पुलिकेशन हाँ पुलिकेशन नहीं, मालवा के शासक संबंधित है, तो राणा कुंभ अपने आप को विजय बताते हैं, वो व्यक्ति अपने आप को विजय बताता है, ठीक है ना। नाम याद नहीं आ रहा, किसी संबंधित है तो याद रखना, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ अभिलेख मेवाड़ के राजा कुंभा से संबंधित है, ठीक है ना। राणा राणा कुंभा, राणा कुंभा, ठीक है, राणा सांगा नहीं, राणा कुंभा है, ठीक। संस्कृत में, देवनागरी लिपि में है। कोणार्क शिलालेख, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में। गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम से संबंधित है, देख लो, कोणार्क शिलालेख उड़ीसा में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है, देवनागरी लिपि और उड़िया भाषा में मिलता है। गोलकुंडा शिलालेख हैदराबाद तेलंगाना में कुतुब शाही शासक, कुतुब शाही वंश से संबंधित है, वंश से संबंधित है, उनके प्रशासन संबंधित है। कुछ शिलालेख फारसी में मिले, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है लगुड़ी शिलालेख, लगुड़ी शिलालेख आपका अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, प्राचीन तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार को दर्शाता है लगुड़ी शिलालेख, लागुड़ी शिलालेख, लागुड़ी, डोगरी मत लिखना, लागुड़ी लिखा है। सोमनाथ, सोमनाथ आपका गुजरात में, ठीक है ना, चालुक्य सोलंकी वंश के शासकों से संबंधित है और सोमनाथ के पुनर्निर्माण को दर्शाता है। संस्कृत के में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में। विशाखापट्टनम ताम्रपत्र, विशाखापट्टनम ताम्रपत्र अभिलेख आपका पूर्वी चालक शासकों के प्रशासन और भूमिदान से संबंधित है। तेलुगु और संस्कृत भाषा में बेटा, तेलुगु और संस्कृत भाषा में। तो भाषा याद रखो या ना रखो बेटा, क्षेत्र याद रखना और शासक, विशाखापट्टनम शासक याद रख लेना, ठीक है ना। हेलियोडोरस का विजय स्तंभ, हेलियोडोरस का स्तंभ विदिशा से मिलता है। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा भगवान विष्णु, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था हेलियोडोरस, भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ स्तंभ बनाया गया। यह भारत में यूनानी संस्कृति के मेल मिलाप, मेल प्रमाण, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बता दिया, सेल्यूकस निकेटर नहीं, हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा में यूनानी राजदूत हेलियो एंटियोकस का था, हाँ एंटियोकस प्रथम का राजदूत था हेलियोडोरस, ठीक है ना। तो भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ स्तंभ, इसको हम लोग क्या, वेद नगर या वेदसा भेलसा नगर गरुड़ स्तंभ के नाम से, गरुड़ स्तंभ अभिलेख के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग स्थानीय भाषा में मध्य प्रदेश के लोग, जो विदिशा के लोग, खम्मा बाबा के नाम से जानते हैं, खम्मा बाबा अभिलेख। और एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है खम्मा बाबा अभिलेख, ठीक है ना। यूनानी दूत हेलियोडोरस द्वारा भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ स्तंभ उल्लेख है। यह भारत यूनानी संस्कृति का मेल है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसको देख लो, इसको हम लोग गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, इसको खम्मा बाबा के नाम से भी जानते हैं, इसको बेसनगर स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कौशाम्बी शिलालेख आपको कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, मगध शुंग काल से संबंधित है। बौद्ध मठों के व्यवहार और दान का उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत कुछ आपका है भीमली शिलालेख, भीमली शिलालेख विशाखापट्टनम से, वही तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है ना। बेल्लूर शिलालेख आपको बेल्लूर तमिलनाडु से, पल्लव शासक से संबंधित है, ठीक है ना। श्रवणबेलगोला जी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, श्रवणबेलगोला शिलालेख कर्नाटक से संबंधित। गंग वंश, देखो गंग वंश के शासक जैन से संबंधित, तो जैन धर्म से संबंधित है। गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति का उल्लेख हमें मिलता है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। धोखे से यदि आपको लिखा जाए श्रवणबेलगोला शिलालेख, जो कि कर्नाटक में, चंद्रगुप्त मौर्य मत लगा देना, जो आपने पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य ने समाधि ली थी श्रवणबेलगोला में जाकर। चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्या करता है, जैन धर्म को स्वीकार करता है और दक्षिण भारत में जाकर समाधि लेता है। धोखे से आप लोग क्या, तो चंद्रगुप्त मौर्य मत लगा देना, ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे बढ़े अपन, ठीक है ना। कानेरी गुफा आपने बहुत महत्वपूर्ण, कानेरी को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा यूजीसी नेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। और एमपी नहीं, एम
पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी का एमपीएस एमपीपीएस नहीं, एमपीएससी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कान्हेरी गुफाएं कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में है। सातवाहन और वाकटक शासकों से संबंधित है। सातवाहन वाकटक से संबंधित है, ठीक है ना। ठीक, आपके पता है आपके सिलेबस गुप्त और वाकटक भी दिए गए हैं। गुप्त और वाकटक का संबंध दिया गया कि नहीं आपको सिलेबस में, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बौद्ध गुफाओं के निर्माण से उद्यान संबंधित है। पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म को दर्शाता है। बेरुल शिलालेख, जो वेरुल आपको बहुत महत्वपूर्ण है। वेरुल की वजह बात आती है, लोग कर्नाटक सोचते हैं, तो कर्नाटक नहीं एलोरा है। कर्नाटक नहीं है, क्या है? एलोरा है एलोरा है, ठीक है ना। एलोरा है। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के द्वारा कैलाश मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। एलोरा गुफाओं का संबंध किससे? राष्ट्रकूट शासकों से है। दंती दुर्ग ने कैलाश मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। वेरुल वेरुल शिलालेख कहाँ से मिलता है? वेरुल शिलालेख एलोरा से मिलता है। इससे क्या जानकारी मिलती है? कैलाश मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है। तो ऐसे ही ऐसे याद किए जाते हैं। जब एक टॉपिक को 5-6 तरीके से पढ़ो, एक पॉइंट को ना, तब याद होता है, ठीक है ना। महानदी शिलालेख उड़ीसा से संबंधित है। शैलोद्भव वंश से संबंधित है, थोड़ा याद रख लेना। महानदी शिलालेख शैलोद्भव वंश से संबंधित है, जो कि शैव और वैष्णव धर्म के प्रसार से संबंधित प्रारंभिक देवनागरी का उल्लेख यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो याद है महानदी शिलालेख, तो ये तो महानदी से नाम आपको वैसे ही आ जाएगा, उड़ीसा में है। ये किससे संबंधित है? शैलोद्भव वंश से संबंधित है। भुवनेश्वर शिलालेख लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर पे सोमवंशी शासकों से संबंधित है। सोमवंशी शासकों ने क्या किया था? भुवनेश्वर का मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है ना। दिल्ली शिवक शिलालेख को सीएक भी बोलते हैं। दिल्ली सीएक भी बोलते हैं। शासक इल्तुतमिश के शासन संबंध काल है, ठीक है। अब याद रखना, फारसी भाषा में नास्तकालिक लिपि में, ठीक है, इल्तुतमिश से संबंधित है। दिल्ली सियक शिलालेख 13th सेंचुरी का है आपका। किससे? किससे? इल्तुतमिश से संबंधित है। जैसलमेरी शिलालेख आपका भट्टी राजपूतों से है। भट्टी राजपूतों द्वारा किलों और मंदिरों का निर्माण कराया गया था। भट्टी राजपूतों शासकों से संबंधित है जैसलमेर शिलालेख। मुदसा ताम्रपत्र गुजरात से है। चौलुक्य सोलंकी वंश से संबंधित है, ठीक है ना। अदालज शिलालेख आपका अदालज बावड़ी गुजरात में मिलता है। अब यहाँ पे कोई इंपोर्टेंट नहीं है, लास्ट का थोड़ा इतना इंपोर्टेंट नहीं है, परेशान मत होना, ठीक है ना। एक सेकंड देना मुझे। सब कोई बात, सब कोई मुझ पड़ जा मेरा। बघेला वंश की राजधानी रुद्रबाई द्वारा बावड़ी निर्माण का उल्लेख मिलता है। महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है ना। आदलस शिलालेख किससे? गुजरात से मिलता है। बघेला बघेला राजवंश की रानी रुद्रबाई रुद्रबाई के बावड़ी निर्माण से मिलता है। यह सामाजिक स्थापत्य इतिहास को दर्शाता है, ठीक है ना। केदारनाथ शिलालेख केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें आदि गुरु शंकराचार्य और स्थानीय शासकों द्वारा मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख है। ऐसे धर्म से संबंधित है। नागार्जुनी पहाड़ी का शिलालेख बाबर की गुफाओं से मौर्य सम्राट दशरथ और अशोक के पुत्र मौर्य सम्राट दशरथ अशोक के पुत्र द्वारा आजीविक संप्रदाय को दी गई गुफाओं का उल्लेख यहाँ मिलता है। नागार्जुन गुफाओं से मिलता है, ठीक है ना। ठीक। रामनगर शिलालेख ये जैन धर्म से संबंधित मान लो इसके लिए। रामनगर शिलालेख प्राचीन अहिचित में उत्तर प्रदेश में है। प्राचीन अहिचित उत्तर प्रदेश में है। शुंग काल से संबंधित है। स्थानीय शासकों से वैदिक अनुष्ठानों का उल्लेख है ब्राह्मी लिपि में। यहीं पे जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की कहानी संबंधित है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की कहानी से संबंधित है। कैसे संबंध है बता दूं आपको, ये पूछा इसलिए बता रहा हूं, पूछा गया है। कब पूछा गया है? पीएचडी के इंटरव्यू पूछा गया है। यूपीएससी का इंटरव्यू पूछा गया है जैन बच्चे से, ठीक है ना। यूपीएससी पीएससी में पूछा गया, क्योंकि हम लोग जब एक जीतू संस्थान में थे वहां पे बताया गया था, पूछा गया है, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था कि हाँ, ठीक है ना, उनसे संबंधित कहानी से, ठीक है ना। हस्तिनापुर भी आपका कुषाण काल से, देखो रामनगर शुंग काल से, रामनगर से शुंग काल से, हस्तिनापुर कुषाण काल से जैन और बौद्ध धर्म के पिता से संबंधित है। कुल्लू कुचेरी शिलालेख तमिलनाडु से है। चेर शासकों से संबंधित व्यापारिक गतिविधि का उल्लेख मिलता है। मंगलापुरम शिलालेख आपका केरल में, मंगलापुरम
मंगलापुरम मालाबार तट पर केरल में स्थित है। चेरमन पेरुमल पेरुमल चेरमन पेरुमल शासकों से संबंधित है, ठीक है ना। आपको दहानु शिलालेख, दहानु शिलालेख आपको मिलता है तेरकुट वंश के शासकों से उपलब्ध है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नागद शिलालेख गुजरात से, नागद, अब नागद और नागदा में कंफ्यूजन होता है, नागदा एमपी में है और नागद आपका वहाँ पे नागद शिलालेख गुजरात से मिल रहा है। तो मैत्रक वंश का शिलादित्य था, बहुत महत्वपूर्ण है। मैत्रक वंश के राजा शिलादित्य की विजयों से संबंधित है और शैवधर्म के प्रचार से संबंधित है। केदारपुर शिलालेख, अब केदारनाथ नहीं लिखा है पे केदारपुर लिखा है, याद रखना, केदारनाथ नहीं लिखा, केदारपुर लिखा है। केदारपुर शिलालेख आपका असम से संबंधित है। कामरूप में पाल शासकों द्वारा, कामरूप में पाल शासकों मंदिर निर्माण और वैष्णव धर्म के प्रचार की जानकारी यहाँ से मिलती है। केदारपुर शिलालेख आपसे पूछा जाएगा, केदारपुर शिलालेख, केदारपुर शिलालेख असम में जो कामरूप शासकों से संबंधित है, ठीक है ना। दूरबीन शिलालेख त्रिपुरा में, दूरबीन शिलालेख त्रिपुरा में, दूरबीन शिलालेख कहाँ पे, त्रिपुरा में, स्थानीय शासकों और बौद्ध हिंदू परंपरा के मिश्रण से संबंधित है। अनहिलवाल शिलालेख पाटन गुजरात से है। अनहिलवाल शिलालेख जो कि सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम द्वारा शहर के विकास और मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है। अनहिलवाल शिलालेख आपका सोलंकी वंश के शासक भीमदेव द्वारा विकास और मंदिर निर्माण के उल्लेख मिलती है, ठीक है ना। मांडू शिलालेख, मांडू मध्य प्रदेश में, मांडू मध्य प्रदेश में मालवा सल्तनत के शासक होशंग शाह द्वारा किले और मस्जिद निर्माण का उल्लेख मिलता है। मालवा सल्तनत के शासक होशंग शाह द्वारा किले और मस्जिद निर्माण का उल्लेख मिलता है फारसी भाषा में मांडू शिलालेख, ठीक है ना। पोरबंदर शिलालेख गुजरात में होगा जो कि जेठवा वंश से संबंधित है, जेठवा वंश से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वंश थोड़े इसलिए याद कर लेना, आप देख रहे हो वर्तमान में भारतीय इतिहास की प्रवृत्ति, अध्ययन की प्रवृत्ति बदली जा रही है, ठीक है ना। इसलिए आपके क्षेत्रीय शासक थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तिरुपति शिलालेख जो लास्ट आपका विजयनगर शासकों द्वारा तिरुपति मंदिर को दान दिए गए और वैष्णव परंपरा के उल्लेख से मिलता है। तो अभी लगभग 40 से 45 प्रमुख शिलालेख हमने देखे हैं, तब भी इसमें कुछ शिलालेख रह जाते हैं, ऐसा नहीं संपूर्ण है, ऐसा नहीं संपूर्ण, तब भी कुछ रह जाते हैं जो कि 4 से 5 शिलालेख महत्वपूर्ण रह जाते हैं। एक तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मध्य एशिया में मिलता है एशिया माइनर का शिलालेख, एशिया माइनर शिलालेख वो इसमें रह जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे एक जो वो शिलालेख जो इसमें मेलुआ सिंधु घाटी सभ्यता का नाम मेलुआ मिलता है, बहरीन, तिलमुन इत्यादि नाम मिलते हैं। एक वो सिंधु घाटी सभ्यता शिलालेख रह जाता है, ठीक ना। एक धौलीवीरा का शिलालेख रह जाता है जहाँ पे आपको स्टेडियम मिलता है कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि पढ़ी नहीं गई है। और मुख्यतः अशोक के शिलालेख रह जाते हैं। तो अशोक के शिलालेख तो मैंने आपको करा ही दिए हैं, अगर अलग से उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके थंबनेल अशोक का शिलालेख डाल के आपको वो चीज़ मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। हालांकि कल ही मैंने कराया था अशोक के शिलालेख पूरे, तब ये पूरे शिलालेख मैंने भारतीय इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण शिलालेख आपको दे दिए। और उम्मीद है इससे बाहर शिलालेख नहीं पूछ, इससे बाहर शिलालेख नहीं पूछे जाएंगे। बट आपको कर्तव्य होता है, जिस भी एग्जाम को दे रहे हो उसका पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू में यदि कोई नया शिलालेख मिलता है तो उसका अध्ययन करो, ठीक है ना, उसको नोट्स में लिखो। और मैं आपसे कहूँगा यदि इन शिलालेख के बाद आपको लगता है कोई शिलालेख रह गया है जरूर कमेंट में बताएं। एक तो एशिया माइनर टाइप कर देना, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया, जो दिलमुन शिलालेख है, हाँ दिलमुन शिलालेख बहरीन शिलालेख है, उसको टाइप कर देना। और अन्य शिलालेख जो आपको लगता हो इसमें टाइप कर देना कमेंट सेक्शन में, जिससे कि एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिल जाए, क्लास और कमेंट में आपको सब कुछ देखने को मिल जाए। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। उम्मीद है आपको इस चीज़ पसंद आई होगी, इतनी मेहनत की है, ठीक है ना। इस पीडीएफ को आप कहाँ मिलेगी, पीडीएफ को मिलेगी डेस्टिनी मेकर यूट्यूब चैनल पर, वो सॉरी डेस्टिनी मेकर टेलीग्राम चैनल पर आपको इस पीडीएफ को देखने को मिल जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।